हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 51 देखेंगे। पार्ट 50 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है 1575 MCQs। आज हम लोग 1576 से आगे बढ़ेंगे। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। बताना है इनमें से कौन सबसे अलग है विद्युत चालकता के आधार पर। विद्युत चालकता के आधार पर यानी कि करंट फ्लो होता है उसके आधार पर। तो कॉपर, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, इन सब से करंट पास हो सकता है, रबर से नहीं हो सकता है। रबर एक कुचालक है, बाकी ये सारे सुचालक है, तो रबर हमारा आंसर हो जाएगा। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं। शुक्राणु बनते तो हैं वृषण में यानी कि इस टेस्टिस में, और बनने के बाद अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं इसमें एपिडिडाइमिस में। ये वाला जो पार्ट है, ये आंसर हमारा बी हो जाएगा, अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस। ये है वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाही का। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है। हैलोजन ग्रुप नंबर 17 के तत्व को बोलते हैं। हमसे पूछा है कौन नहीं बनता है, कौन हमारे आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है। तो हैलोजन तो है, ग्रुप नंबर 17 के तत्व को बोलते हैं। एक्टिनाइड में 90 से लेकर के 103 तक के तत्व आते हैं एक्टिनाइड सीरीज के अंदर। लेंथेनाइड सीरीज के अंदर 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स आते हैं। तो ये सारे तो हैं। कैंसर जनक नहीं हो जाएगा। कैंसर जनक यानी कैंसर का जो कारक होता है उसे हम कैंसर जनक बोलते हैं। तो ये हमारे आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डैश के कारण होता है। जब हम पेड़ को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां जो है तना से अलग हो जाती है, शाखा से अलग हो जाती है। ऐसा होता है विराम के जड़त्व के कारण। ये न्यूटन के गति का पहला नियम है। इसका ये एक अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम ही बोलते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम ही बोलते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ये जो एप्लीकेशन है ये है विराम के जड़त्व के कारण। पत्तियां जो है ये विराम अवस्था में रहती है, तो जड़त्व के कारण ये विराम अवस्था में बनी रहती है, लेकिन जो शाखा है वो अचानक से गति में आ जाती है, जिसके कारण पत्तियां नीचे गिर जाती है। धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। देखो, जमीन पर टकराने से ठीक पहले गतिज ऊर्जा जो होती है ये अधिकतम होती है, ये मैक्सिमम होती है, यानी कि ये जो 400 जूल ऊर्जा है यहाँ पर ये अधिकतम है। और इस समय स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। जब ये जो वस्तु है ये अपने मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा उस समय स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम रही होगी, और वो कितनी रही होगी, 400 जूल। 400 जूल और गतिज ऊर्जा 0 रही होगी। जैसे जैसे ये जो वस्तु है ये नीचे की ओर आया, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती चली गई, गतिज ऊर्जा बढ़ती चली गई। जमीन से टकराने से ठीक पहले गतिज ऊर्जा अधिकतम हो गई, स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। और जब अधिकतम ऊंचाई पर यह वस्तु था तब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी 400 जूल के बराबर। यानी कि जो mgh है हमारा ये है 400। m का मान है 2, m का मान है 2, g का मान 10 लेना है, h का मान हमें चाहिए। तो ये 400 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा हमारा 400 बट्टे में 2 गुने में 10। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 से ये 40, 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। क्या ये कहना सही है? अधातुएं क्या केवल ठोस अवस्था में होते हैं? नहीं। ए हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे गैसेस हैं। उसके बाद ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है। तो ये ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, तीनों ही अवस्था में हो सकते हैं अधातु। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ये आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि ये आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते हैं। आघात वर्धनीय न होना और तन्यता, यानी आघात वर्धनीय और तन्यता इनके अंदर नहीं होती है। यह धातुओं की गुण है। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सही है, ये भी सही है। और गलनांक और क्वथनांक कम होता है, ये भी सही है। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, सही है। चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, ये भी सही है। फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, सही है। ये हमारा आंसर। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, यानी कि सॉल्ट है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये आग बुझाने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से हम लोग आग को बुझाते हैं। इसमें इस्तेमाल होता है, देखो,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, सिंपली यही पूछा है आपसे। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर का परमाणु संख्या है 16, परमाणु द्रव्यमान है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो ये भी 32, 64 यू हो जाएगा। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहन करने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है। यह एंडोस्पोर। एंडोस्पोर, एंडो का मतलब होता है अंतः, अंदर में, स्पोर का मतलब बीज के जैसी। तो बीज की जैसी एक संरचना है जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसके अंदर ये बनते हैं। एंडो का मतलब अंदर, अंदर यानी किसके अंदर, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, और स्पोर यानी कि बीज के जैसे। जैसे यहाँ देखिए आप इस पिक्चर में, यही है एंडोस्पोर, यही है एंडोस्पोर। इसमें इसके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, बैक्टीरिया के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए होते हैं। हर तरह के बैक्टीरिया एंडोस्पोर नहीं बना सकते हैं, हर तरह के बैक्टीरिया एंडोस्पोर नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए कि भोजन है, खाना है, उस खाने में कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ चुके हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एंडोस्पोर बना सकते हैं। तो अब उस खाना को अगर गर्म भी किया जाएगा तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं क्योंकि वो एंडोस्पोर बना चुका है। एंडोस्पोर एक हाईली रेजिस्टेंट संरचना होती है जो इसे बचाती है अत्यधिक गर्मी से, उनके आसपास जो विषैले रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे। तो जो हार्श कंडीशंस होते हैं ना, उनसे ये एंडोस्पोर प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तरंग का आयाम डैश होता है। तरंग का आयाम क्या होता है? माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई दूरी। जैसे मान लीजिए कि एक कण है, ये कण है, ये इसका एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन मध्य स्थान है। ये जो कण है ये कंपन कर रहा है। कंपन कैसे कर रहा है कि एक बार ये ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है और फिर ये नीचे की ओर जा रहा है, इस प्रकार से कंपन हो रहा है यहाँ पर। तो मैक्सिमम ये जितना ऊपर गया और फिर मैक्सिमम ये जितना नीचे गया, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे पेंडुलम में आप देखो, जो पेंडुलम होता है इसमें ये स्ट्रिंग है और ये है बॉब। तो पेंडुलम में कुछ इस प्रकार से गति होती है। ये जो बॉब है ये पहले ऐसे इधर की ओर जाएगा, फिर ये ऐसे इधर की ओर जाएगा। इस तरह के पिक्चर्स आपने देखे होंगे। तो यहाँ से इस मीन पोजीशन से जितना ये बॉब इधर की ओर गया, फिर जितना ये इधर की ओर गया मैक्सिमम, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। निम्नलिखित में से क्या सही मिलान है? इथाइन, पेंटाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन। देखो सारे में क्या है, आइन लगा हुआ है। जो सफिक्स है ये आइन है। तो आइन जो सफिक्स है ये किस में आएगा? एल्काइन में। जो एल्काइन होते हैं उसी में आइन सफिक्स आता है, यानी कि लास्ट में आपको आइन दिखेगा। तो ये सारे के सारे एल्काइन हैं, ये सारे के सारे एल्काइन हैं। और एल्काइन में आप जानते हो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ तो डबल बॉन्ड है, काट दो। यहाँ डबल बॉन्ड है, काट दो। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये भी काट दो। आंसर हमारा डी हो जाएगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? बैलेंस्ड फोर्स का प्रभाव है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इधर से आपने लगा दिया 5 न्यूटन का बल, इधर से आपने लगा दिया 5 न्यूटन का बल। तो दोनों साइड से जो लगाया गया बल है ये परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है। तो ये वस्तु ना तो इधर की ओर जाएगा ना ही इधर की ओर जाएगा, रेस्ट में रहेगा, विराम में रहेगा। हम बोलेंगे कि इस पर लगने वाला फोर्स बैलेंस्ड है। ऐसे ये वस्तु अगर सिंपली यहाँ पर रखा हुआ है, अभी भी यहाँ पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक नीचे की ओर mg और इस सतह के द्वारा ऊपर में एक अभिलंब बल यानी कि सामान्य बल। तो ये सामान्य बल और mg आपस में बराबर है, दिशा में विपरीत है, इसीलिए ये वस्तु क्या है, अभी रेस्ट में है। तो यहाँ भी क्या है, इस पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं और वो बैलेंस्ड है एक दूसरे के साथ। अगर आप चाहते हैं कि वस्तु की स्थिति की अवस्था में परिवर्तन हो तो आपको संतुलित बल नहीं बल्कि असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, आप इधर 5 न्यूटन काट दो और यहाँ पर लगा दो 6 न्यूटन, तब ये जो वस्तु है इधर की ओर चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 1 न्यूटन का बल इधर की ओर ज़्यादा लग रहा है।
तो वस्तु इधर की ओर चलना स्टार्ट कर देगा। तो आप चाहते हो कि स्थिति में परिवर्तन कर दें हम, यानी अगर कोई वस्तु चल रहा है तो उसको रोक दें, यानी कि अगर वस्तु चल रहा है तो उसको रोक दें, या फिर रुका हुआ तो उसको चला दें। तो आपको एक असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। चाहे आप दिशा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी आपको असंतुलित बल लगाना पड़ेगा, गति में परिवर्तन तो भी असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो वस्तु की आकृति में परिवर्तन करना तो ये संतुलित बल से भी काम चल जाएगा। जैसे मान लो ये एक गुब्बारा है, बलून है, इस बलून पर मान लो मैंने इधर लगा दिया 5 न्यूटन का बल, इधर से लगा दिया 5 न्यूटन का बल, तो भी इसकी आकृति में परिवर्तन तो आ ही जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। आप जानते हो अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। यहाँ अम्ल है, धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये क्षार होते हैं, तो एक तरह से ये अम्ल क्षार की अभिक्रिया है जिससे लवण और जल तो बनना ही है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, हमें गलत चूज करना है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सही है कि लवण बनाते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ये गलत हो जाएगा, अपघटन नहीं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ये भी सही है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। अम्ल धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। ये भी सही है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वसा होता है, फैट्स होते हैं, ये फैटी एसिड यानी कि वसा युक्त अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है कि एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? जंतुओं में स्टार्च किसे कहा जाता है? ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर बाइल जूस है। तो जिन्होंने भी बाइल जूस कहा कि इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, पाचक एंजाइम नहीं होता है, तो उनका आंसर सही है, और सारे ने लगभग सही आंसर दिया है। उसके बाद दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कौन सी धातुएं हैं जो जल में तैरती है, या फिर बोल दो जल से कम घनत्व है। तो आप में से काफ़ी सारे ने सही आंसर दिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों धातु जो हैं इनका घनत्व जल से कम होता है, इसलिए ये फ्लोट करते हैं वाटर में। तो ये सही है आंसर, और बाइल जूस सही है। आज का जो हमारा सवाल है इस वीडियो का वो है एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है। अब बताना है कि ये जो फॉर्मूला है ये किसका है इसमें से? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज हो गया यहाँ पर, उसके बाद गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। इन सब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C6H12O6। हमारा आंसर यहाँ पर लैक्टोज हो जाएगा। लैक्टोज का ये फॉर्मूला है। गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं। एक दर्पण है, ये नहीं कहा कि अवतल है या उत्तल है। फिर एक लेंस है, ये भी नहीं कहा कि उत्तल है या अवतल है। बस ये कहा कि दर्पण के अंदर और लेंस के अंदर, दोनों के अंदर जो फोकल लेंथ है वो है -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर। तो बताना है कि जो दर्पण है और जो लेंस है वो कौन से दर्पण और कौन से लेंस है, यानी कि अवतल उत्तल क्या है। तो जैसे ही आपने देखा कि फोकल लेंथ नेगेटिव है यानी कि अवतल है, अगर पॉजिटिव होता तो उत्तल हो जाता। हमारा आंसर दोनों अवतल हो जाएगा। डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। संवहन पुल बोले तो वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल ये जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनते हैं। आवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है? आवधिकता यानी कि पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी शब्द का मतलब होता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति। लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सॉल्ट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका pH मान 1 होता है, यह गलत हो जाएगा। इसका pH मान, सॉल्ट का pH मान 7 हो सकता है, 7 से अधिक हो सकता है, 7 से थोड़ा कम हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस प्रकार के एसिड बेस से ये सॉल्ट बना हुआ है। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है, यहाँ तक तो सही है। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है। और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लवण का सबसे आम रूप सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है, ये भी गलत हो जाएगा। जो हम साधारण नमक बोलते हैं वो NaCl होता है। तो ये बना होता है आपका
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रबल क्षार है, और HCl जो कि एक प्रबल अम्ल है। इससे ये NaCl बनता है जिसका pH 7 होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं, ये सही है। तो डी हमारा आंसर। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है। एक टकराव में डैश की हमेशा बचत की जाती है। तो टक्कर, यहाँ पर टकराव का मतलब टक्कर है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि टक्कर चाहे प्रत्यास्थ हो अप्रत्यास्थ हो, इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, हमेशा संवेग संरक्षित रहता है। सी हमारा आंसर। 4.2 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करें। इस तरह के न जाने कितने सारे सवाल पूछे गए हैं और मैंने आपको न जाने कितने बार करवाए हुए हैं, फिर भी मैंने ले लिया हुआ है उन सारे विद्यार्थियों का दिल रखने के लिए जो बोलते हैं कि न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करवाता। क्या करेंगे? 4.2 है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। इतने किलोवाट आवर के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आंसर आपका बी आएगा। निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, कैटालिस्ट के रूप में होता है। संक्रमण तत्व बोले तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो धातु हैं, तो ये हमारा सही है। कैटालिस्ट की तरह इनका उपयोग होता है। ये सभी वायु है। अब ये कौन सी बात है भाई? सभी के सभी वायु है। कोई भी बच्चा भी टिक मार देगा। बच्चा मतलब जिसने भी पढ़ा होगा, आप सबको पता है कि डी ब्लॉक में सारे के सारे क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो वायु कहाँ से हो जाएगा? ये सभी धातुएं हैं और इनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं, ये सही है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑफकोर्स धातु है तो सुचालक होंगे ही, ये भी सही है। परागन यानी कि पॉलिनेशन के बाद डैश होता है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन को हम लोग निषेचन भी बोलते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्या होता है? गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का मतलब उर्वरीकरण, उर्वरन, यही सब होता है। निषेचन का मतलब उर्वरन। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार है। देखो यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ है, एक वर्ड यहाँ पर छूटा हुआ है। दिष्ट धारा मोटर होगा यहाँ पर, ठीक है। दिष्ट धारा मोटर यानी कि डीसी मोटर, जो कि केवल डीसी से चलेगा, डायरेक्ट करंट से। और एक होता है सार्वत्रिक विद्युत मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर। तो जो यूनिवर्सल मोटर होता है वो डीसी एसी दोनों पे काम करता है, और डीसी मोटर केवल डीसी पे, ऐसे एसी मोटर होगा केवल एसी पे। तो ये मोटर के प्रकार है, ये स्टेटमेंट भी सही है। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। एसी डीसी या फिर एसी डीसी दोनों से हो सकते हैं, डिपेंड करता है मोटर का टाइप क्या है। विद्युत मोटर उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करते हैं। ये देखो, ये मैग्नेट्स होते हैं। तो ये जो मैग्नेट्स होते हैं तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसके बाद ये आर्मेचर होता है जिससे कि करंट फ्लो होता है। फिर ये घूमते हैं और हम अपना काम निकालते हैं। यानी हमने दिया इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत ऊर्जा, उसके बाद ये घूमना स्टार्ट हो जाता है। यानी अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो चुकी है मैकेनिकल एनर्जी में। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच, यही है घुमावदार धाराओं के बीच, इनके आपस में क्रिया करने से ये विद्युत मोटर काम करता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? टंगस्टन का क्यों होता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ही हाई होता है। साथ में जो प्रतिरोधकता होती है ये भी अत्यधिक होती है। तो इसकी उच्च प्रतिरोधकता यानी कि हाई रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट के कारण बी हमारा आंसर। तो ये हमारा पार्ट 51 यहाँ पर समाप्त होता है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक की सहायता से या फिर इस QR कोड की सहायता से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर क्विज को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।